Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 12th December 2021 and today's important nursing MCQs are question number 1. What is the function of the blood vessels and capillaries? आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो ये बताता हो कि ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ए, दे पंप ब्लड टू द हार्ट। ऑप्शन बी, दे फिल्टर impurities फ्रॉम द ब्लड। ऑप्शन सी, they carry blood to all the parts of body. Option D, they carry messages from brain to the muscles. ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स को पुट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज हमारे बॉडी में ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम करती हैं। दे कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल यूट्रस वेट इन ग्राम्स इज। यूट्रस का नॉर्मल वेट आपको बताना है। ऑप्शन ए 80 ग्राम्स, ऑप्शन बी 90 ग्राम्स, ऑप्शन सी 60 ग्राम्स, ऑप्शन डी 50 ग्राम्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है तो आप बताएंगे 60 ग्राम्स। और यदि आपसे पूछ लिया जाए टर्म प्रेगनेंसी पर यूट्रस का वेट कितना होता है तो आप बताएंगे 1000 ग्राम्स, या यूं कहें तो 1 kg। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाइज टू द फॉलोइंग ऑर्गन। हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक आर्टरी पाई जाती है वो किस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है? ऑप्शन ए स्टमक को, ऑप्शन बी लीवर को, ऑप्शन सी पैंक्रियास को, ऑप्शन डी स्प्लीन को। गैस्ट्रिक आर्टरी किसे ब्लड सप्लाई पहुंचाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। गैस्ट्रिक आर्टरी हमारे स्टमक को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाइज बट ब्लड टू द स्टमक। आइए इस गैस्ट्रिक आर्टरी के बारे में हम जान लें। Gastric artery is a branch of celiac artery, the first branch of abdominal aorta, which supplies oxygenated blood to the stomach. हम सभी जानते हैं हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर एरोटा आगे एब्डोमिनल एरोटा बनाती है। इस एब्डोमिनल एरोटा की पहली ब्रांच को हम सीलियक आर्टरी के नाम से जानते हैं और इसी सीलियक आर्टरी की ब्रांच होती है गैस्ट्रिक आर्टरी और ये हमारे स्टमक को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। याद रखिएगा, एब्डोमिनल एरोटा की पहली ब्रांच है सीलियक आर्टरी और इसी सीलियक आर्टरी से निकलती है गैस्ट्रिक आर्टरी, वो हमारे स्टमक को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेज ऑफ कैरिकुलम which lays foundation for all the stages.
आपको इन चारों ऑप्शंस में से कैरिकुलम की उस स्टेज को बताना है जो कि सबसे बेसिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, फाउंडेशन मानी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डायरेक्टिव, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव, ऑप्शन सी फंक्शनल, ऑप्शन डी इवैल्यूएटिव। इन चारों में से कैरिकुलम की फाउंडेशनल स्टेज आपको बतानी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। डायरेक्टिव स्टेज को हम कैरिकुलम की फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। आइए इसके बारे में और जान लें। टॉरस एंड स्टैंटन ने कैरिकुलम डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई थी, जिसमें सबसे पहली है डायरेक्टिव स्टेज, सेकंड नंबर पर फॉर्मेटिव स्टेज, थर्ड नंबर पर फंक्शनल स्टेज और फोर्थ नंबर पर इवैल्यूएटिव स्टेज आती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टिव स्टेज की। डायरेक्टिव स्टेज लाइज डाउन द फाउंडेशन ऑफ ऑल द अदर स्टेजेस। इट आइडेंटिफाइज बिलीफ, नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स। कैरिकुलम डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहली, सबसे बेसिक फाउंडेशनल स्टेज के रूप में डायरेक्टिव स्टेज को जाना जाता है और इस स्टेज में हम बिलीफ्स, नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जिसे आप फंक्शनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड्स अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कैरिकुलम एंड प्लान टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। फंक्शनल स्टेज में हम प्रैक्टिकली कैरिकुलम का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसे इंक्लूड करते हैं, प्लान टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस आदि को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटिव स्टेज। Evaluative stage includes input evaluation throughout evaluation, output evaluation and evaluation of curriculum revision। जैसा कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं कि इस स्टेज में जनरली इवैल्यूएशन किया जाता है। आपने कैरिकुलम में किसे इनपुट किया, इसका इवैल्यूएशन, थ्रू आउट द प्रोसीजर इवैल्यूएशन, और इन इवैल्यूएशंस, इन सभी इनपुट के बाद क्या आउटपुट मिला उसका इवैल्यूएशन इसी स्टेज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स अमंग द चिल्ड्रन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वर्ड को कभी भी एग्जाम में इग्नोर ना करें, अदरवाइज आपको एक क्वेश्चन गलत हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि बिहेवियरल प्रॉब्लम का कॉज नहीं है चिल्ड्रंस में। ऑप्शन ए पेरेंटल फैक्टर्स, ऑप्शन बी सोशल रिलेशनशिप, ऑप्शन सी फैमिली एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी फिजिकल हेल्थ। कौन सा फैक्टर बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम का कारण नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फिजिकल हेल्थ। गौर कीजिएगा, किसी भी बच्चे की फिजिकल हेल्थ कैसी है इसका उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम से कोई संबंध नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 6। एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के दौरान किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए डेसिडुआ, ऑप्शन बी
डेक्यूबिटस, ऑप्शन सी ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन डी ग्रेविड एंडोमेट्रियम। इन चारों में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के दौरान किस नाम से जाना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान जो एंडोमेट्रियम है वो डेसिडुआ के नाम से जानी जाती है। डेसिडुआ। द एंडोमेट्रियम और इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड डेसिडुआ। Question number 7. A psychiatric illness is manifested by। कोई भी साइकाइट्रिक इलनेस हो तो उसमें आपको क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी। ऑप्शन ए डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, इम्पेयर्ड फंक्शन एंड पुअर फीलिंग। ऑप्शन बी अनपॉपुलर बिलीफ। ऑप्शन सी गुड कंसंट्रेशन। ऑप्शन डी मूड स्विंग्स। इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है कि साइकाइट्रिक इलनेस के मैनिफेस्टेशन क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, इम्पेयर्ड फंक्शंस, पुअर फीलिंग, ये सभी साइकाइट्रिक इलनेस की निशानी है। अगर कोई पर्सन मानसिक रूप से बीमार है तो उसका जो बिहेवियर है वो कुछ अलग होगा, डिसरप्टेड होगा, और उसकी फंक्शनिंग जो है नॉर्मल कामों को भी वो नहीं कर पाएगा और वो हमेशा कमज़ोर महसूस करेगा। सो ऑप्शन ए आर द फाइंडिंग्स दैट यू विल सी इन साइकाइट्रिक पेशेंट्स। Question number 8. The rule of residence generally followed in society is। हमारी सोसाइटी या समाज में रेजिडेंसशिप का कौन सा रूल फॉलो किया जाता है। पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल, बायोलोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। रूल ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है जो कि ज़्यादातर हमारे समाज या सोसाइटी में फॉलो किया जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सोशियोलॉजी से। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर हम हमारे सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर पैट्रीलोकल रेजिडेंसी देखी जाती है। पैट्रीलोकल रेजिडेंसी रूल को हम जनरली फॉलो करते हैं। आइए जान लें एग्जैक्टली पैट्रीलोकल रेजिडेंसी क्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पैट्रीलोकल रेजिडेंसी इज स्ट्रक्चर्ड बाय अ रूल दैट अ मैन रिमेन्स इन हिज फादर्स हाउस आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी एंड ब्रिंग्स हिज वाइफ टू लिव विथ फैमिली आफ्टर मैरिज। पैट्रीलोकल का सिंपल सा मतलब ये है कि जब किसी परिवार में बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो वो अपनी वाइफ को अपने पिता के घर पर रहने के लिए लेकर आता है और वहीं पर उसके साथ रहता है। ये पैट्रीलोकल कहलाता है, जो कि हमारे भारतीय समाज में, इंडिया में या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। पैट्रीलोकल का मतलब आप समझ गए। बच्चे की शादी हुई और शादी के बाद बच्चा अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के घर रहता है, यही पैट्रीलोकल रेजिडेंसी रूल कहलाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। इसके ऑपोजिट एक वर्ड और होता है मैट्रीलोकल रेजिडेंस। इसमें क्या है, is instituted by the rule that woman remains her mother's household
after reaching maturity and brings her husband to live with her family after marriage। इसमें उल्टा सिस्टम है कि जैसे ही किसी परिवार में कोई फीमेल मैच्योर होती है, उसकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद वो फीमेल अपने हस्बैंड को लेकर उसकी माँ के घर ही रहती है। यानी कि जो पति है वो पत्नी के घर जाकर रहता है। दिस इज कॉल्ड मैट्री लोकल रेजिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी अ जाइगोट डेवलप्स। फीमेल बॉडी में किस जगह पर जाइगोट डेवलप होता है? ऑप्शन ए इन वेजाइना, ऑप्शन बी इन फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन सी इन ओवरीज, ऑप्शन डी इन यूट्रस। जाइगोट जो है वो कहाँ पर डेवलप होता है? आफ्टर इंटरकोर्स जो स्पर्म है वो ओवम तक पहुंचकर उसे फर्टिलाइज करता है और इन दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है ये जाइगोट इनिशियली किस जगह पर डेवलप होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज यूट्रस। जो जाइगोट है वो यूट्रस में डेवलप होता है। सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। जो जाइगोट जो है इनिशियली यानी शुरुआती दौर में फैलोपियन ट्यूब्स में डेवलप होता है और उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब से मूव करके यूट्रस तक पहुंचता है। इससे आगे चल के हम और ज़्यादा क्लियर करते हैं। द सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन ऑफ टू गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवा, पीरियड ऑफ 2 वीक्स इज कॉल्ड जाइगोट। इस बारे में हमने बात कर ली थी कि ओवम और स्पर्म मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। इनिशियली यानी शुरुआती दौर में इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट और फर्टिलाइज्ड ओवम अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब फर्स्ट 3 to 7 days and later development occurs into the uterine cavity। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बनने के शुरुआती 3 से 7 दिन, जाइगोट बनने के बाद तीसरे से 7वें दिन तक जो जाइगोट है वो फैलोपियन ट्यूब में रहकर डेवलप होता है और उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब से मूव करके यूट्रस में आकर इम्प्लांट होता है और फिर पूरी प्रेगनेंसी में ये वहीं पर डेवलप होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिक बट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, when planning discharge teaching for a young adult, the nurse should include the potential health problem common in this age group. What should the nurse include in this teaching plan? एक यंग अडल्ट पर्सन है और उसे आप डिस्चार्ज करने जा रहे हैं हॉस्पिटल से। इस पेशेंट को एज अ डिस्चार्ज टीचिंग आप इन चारों में से क्या कहना उचित समझेंगे? फर्स्ट, किडनी डिसफंक्शन, सेकेंड, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, थर्ड, आई प्रॉब्लम सच एज ग्लूकोमा, फोर्थ, एक्सीडेंट इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन। यंग अडल्ट, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, जो पर्सन है वो यंग अडल्ट एज का है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये पता होना ज़रूरी है कि यंग अडल्ट पर्सन की एज कितनी होती है। अगर आप इस एज ग्रुप को जानते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। किडनी की हो सकती हैं, हार्ट की हो सकती हैं, आइज़ की हो सकती हैं या एक्सीडेंट की हो सकती हैं। सो पुट योर आंसर्स इनटू द कमेंट सेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। यंग अडल्ट एज के पर्सन को हम कहेंगे कि आप एक्सीडेंट से बचाव रखें, अपने आप को एक्सीडेंट से बचाकर रखना है। ऐसी टीचिंग हम इस यंग अडल्ट पर्सन को डिस्चार्ज के समय
देना चाहेंगे। एक्सीडेंट्स आर common during young adult because immature judgment and impulsivity associated with this age of development। याद रखिएगा, जो यंग अडल्ट होते हैं यानी कि जो रिसेंटली अडल्ट एज में आए हैं, अभी अभी जवान हुए हैं, उन लोगों में जो इम्पल्सिविटी होती है वो बहुत ही तेज होती है और इनके जो जजमेंट्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और इसी वजह से उनमें एक्सीडेंट्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम इस एज ग्रुप के पर्सन को जब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे तो उन्हें एक्सीडेंट से प्रिवेंशन के लिए ज़रूर कहेंगे या कहना चाहिए। आइए अब जो अडल्टहुड एज है उसे हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं जान लेते हैं। अडल्टहुड को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अडल्टहुड जो एज है, अडल्ट जो एज है उसे हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। वो हैं अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली, मिडिल और लेट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अर्ली अडल्टहुड के अंदर जो एज होती है वो 19 साल से 45 साल के बीच होती है। 19 to 45 ईयर्स इज़ अ अर्ली अडल्टहुड एज। मिडिल अडल्टहुड की बात की जाए तो 46 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स की एज मिडिल अडल्टहुड एज कहलाती है। और यदि लेट अडल्टहुड की बात की जाए तो ये अराउंड मोर देन 65 ईयर्स होती है। 65 साल से अधिक उम्र के पर्सन्स को हम लेट अडल्टहुड एज वाले पर्सन कहते हैं। अब ऑप्शन में दिए गए सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। किडनी डिसफंक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम स्पेसिफिक टू दिस एज ग्रुप। यंग अडल्टहुड के पर्सन्स को किडनी प्रॉब्लम जनरली नहीं होती। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हैं मिडिल अडल्टहुड एज वालों को देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ग्लूकोमा जो है वो ओल्ड अडल्ट पर्सन के अंदर या लेट अडल्टहुड पर्सन के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11। Physician ordered oral as well as nasal suction to the client. You will do suction first in। आपको फिजिशियन ने ऑर्डर किया है किसी पेशेंट में ओरल और नेज़ल दोनों ही सक्शन करने के लिए, तो आप इन दोनों में से पहला कौन सा सक्शन करेंगे? ऑप्शन ए माउथ सक्शन, ऑप्शन बी नोज सक्शन, ऑप्शन सी वेयर द सिक्रीशन इज मोर, ऑप्शन डी वेयर द सिक्रीशन इज लेस। इन चारों में से आपको बताना है कि किस जगह पर आप पहले सक्शन करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी हमें नोज और माउथ दोनों जगहों पर सक्शन करना होता है तो हम सबसे पहले माउथ सक्शन करते हैं और उसके बाद नोज सक्शन करते हैं। ऐसा क्यों है आइए जान लेते हैं एग्जैक्टली। ऑलवेज डू फर्स्ट सक्शन इन माउथ देन नोज because if you do suction in nose first it will stimulate pharynx and cause aspiration, so to avoid this always do suction first in mouth। सबसे पहले हमें माउथ को सक्शन करना चाहिए और उसके बाद नोज को। अगर आपने पहले नोज को सक्शन कर दिया तो नेजल सक्शन के दौरान जो कैथेटर है वो फेरिंग्स को स्टिमुलेट करेगा और इसकी वजह से एस्पायरेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेजल सक्शन के दौरान जो फेरिंग्स है वो स्टिमुलेट हो जाता है और इसके स्टिमुलेशन के बाद जब हम ओरल सक्शन करते हैं तो उस समय पेशेंट में एस्पायरेशन की संभावना बढ़ जाती है।
पेशेंट के फेफड़ों में पानी जाने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से हम पहले हमेशा माउथ सक्शन करते हैं, माउथ एरिया को क्लीन कर देते हैं और उसके बाद में नेजल सक्शन किया जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज। वेजाइनल कैनाल कैसी होती है? ऑप्शन ए, एसिड एनवायरनमेंट होता है इसका। ऑप्शन बी, एल्केलाइन एनवायरनमेंट होता है। ऑप्शन सी, न्यूट्रल एनवायरनमेंट होता है। ऑप्शन डी, एन एनवायरनमेंट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जिसे आप बता नहीं सकते। The right answer is option A, एन एसिड एनवायरनमेंट। हमेशा याद रखिएगा वेजाइना में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। प्रीवियस एग्जाम में वेजाइना की पीएच भी कई बार पूछी गई है, तो याद रखें 3.5 से 4.5, 3.5 से 4.5 के बीच वेजाइनल पीएच होती है और इसका कारण है यहाँ पर पाया जाने वाला बैक्टीरिया जिसे आप लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या डॉर्डरलिन बेसिलाई के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया वेजाइना में मौजूद ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वेजाइनल पीएच एसिडिक होती है। याद रखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। वेजाइना में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या डॉर्डरलिन बेसिलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो यहाँ पर मौजूद ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और इसी कन्वर्जन के कारण यहाँ की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है। नॉर्मल वेजाइनल पीएच 3.5 से 4.5 के बीच। एसिडिक एनवायरनमेंट होने का यहाँ पर ह्यूमन को बेनिफिट भी है कि इसमें किसी और प्रकार के कंटेजियस या हार्मफुल जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, किसी प्रकार की डिजीज या इन्फेक्शन नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइंस ऑनकोटिक प्रेशर इज। आपको बताना है हमारे बॉडी में जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो किस प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है। ऑनकोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी हीम, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है प्लाज्मा प्रोटीन है और ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करवाता है। एल्ब्यूमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनकोटिक प्रेशर। अगर किसी पर्सन में ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन डिक्रीज हो जाए, इसकी मात्रा कम हो जाए, तो उस पर्सन की पूरी बॉडी में एडिमा हो जाएगी। ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए तो पूरी बॉडी में एडिमा हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन आपको बताना है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। इन चारों में से लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है, इसका आंसर आपको देना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्किन। हमारी जो स्किन है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। स्किन को जी हाँ हम ऑर्गन मानते हैं और ये सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। स्किन इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो त्वचा है, चमड़ी है, वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी की। द स्किन सरफेस एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 22 स्क्वायर फीट और 2 स्क्वायर मीटर।
इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है एंड वेट इज अबाउट 4.5 to 5 kgs, अराउंड 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इस स्लाइड से आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। दूसरा क्वेश्चन कि हमारी स्किन का सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप बताएंगे 22 स्क्वायर फीट या फिर आप इसे 2 स्क्वायर मीटर कह सकते हैं। स्क्वायर फीट में यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 22 और स्क्वायर मीटर में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 2 स्क्वायर मीटर। इसके अलावा हमारी जो स्किन का वेट है, हमारी पूरी स्किन निकाल ली जाए तो उसका अगर वेट करें तो कितना वेट होगा, तो आप बताएंगे 4.5 से 5 kgs अप्रॉक्स, और ये वेट हमारे कुल वजन का लगभग 7% होता है। हमारे टोटल बॉडी वेट का 7% स्किन के वेट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन हेल्दी वुमेन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना इज। किसी हेल्दी वुमेन में वेजाइना के अपर 2/3 पोर्शन में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इसे आपको बताना है। ऑप्शन ए मोनिलियासिस, ऑप्शन बी डोडरलिन बेसिलाई, ऑप्शन सी गोनोरिया, ऑप्शन डी ट्राइकोमोनियासिस। इन चारों में से आपको बताना है वेजाइना के अपर 2/3 पोर्शन में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। The right answer is option B. It is Doderlin's bacilli. इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसके बारे में जानकारी ली थी। क्वेश्चन नंबर 16, in human each kidney has larger number of filtration units called। आपको सिंपली बताना है कि किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है। इसे आप किडनी की फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। आपका ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी है नेपच्यून, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन्स। इन चारों में से किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट बतानी है आपको। The right answer is option A. It is nephrons. नेफ्रॉन्स को हम किडनी की फंक्शनल यूनिट या फिल्ट्रेशन यूनिट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इज नोन एज। अगर किसी क्लाइंट के स्टूल में फ्रेश ब्लड देखने को मिल रहा है तो ये सिचुएशन या ये कंडीशन क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए हिमेटोचीजिया, ऑप्शन बी मैलिना, ऑप्शन सी हिमोप्टाइसिस, ऑप्शन डी हिमेचूरिया। इन चारों में से आपको बताना है स्टूल में यदि फ्रेश ब्लड मौजूद है तो क्या कहा जाएगा। The right answer is option A. It is called hematochysia. It is called hematochysia. स्टूल में फ्रेश ब्लड की प्रेजेंस हिमेटोचीजिया कहलाती है। इसके अलावा ऑप्शन बी में दिया गया है मेलिना। इसे आप ब्लैक टेरी स्टूल के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी क्लाइंट का स्टूल ब्लैक टेरी कलर का हो तो इसे आप मेलिना कहेंगे। याद रखिएगा, स्टूल में यदि फ्रेश ब्लड है तो ये हिमेटोचीजिया कहलाएगा, और यदि ओल्ड ब्लड है तो ये कंडीशन मेलिना कहलाएगी। मेलिना जनरली अपर जीआई ब्लीडिंग के कारण अक्सर देखी जाती है। ऑप्शन सी में बताया गया है
हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस का मतलब होता है पेशेंट में कफिंग के दौरान ब्लड का आना, स्पूटम या कफ के साथ ब्लड का होना हीमोप्टाइसिस कहलाता है। ऑप्शन डी है हीमेचूरिया, यानी कि यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड एमिनो एसिड। इन सभी ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को, उस हार्मोन को सेलेक्ट करना है जो कि एक प्रकार का एमिनो एसिड है। ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। इन चारों में से कौन एक एमिनो एसिड का मॉडिफाइड रूप है? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। एपिनेफ्रिन एक एमिनो एसिड है जो कि मॉडिफाइड होता है। आइए इसके बारे में और जान लें। बायोलॉजिकली एक्टिव एमाइंस लाइक डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आर कॉल्ड कैटेकोलेमाइंस। डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये बायोलॉजिकली एक्टिव एमाइंस हैं और इन्हें कैटेकोलेमाइंस के नाम से जाना जाता है। गौर कीजिएगा, कैटेकोलेमाइंस एक्टिव एमाइंस। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड टायरोसिन ओनली। और ये जो तीनों सब्सटेंसेस हैं, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये सभी टायरोसिन से डिराइव होते हैं। टायरोसिन नामक एमिनो एसिड का ही रूप है ये। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, a gland that disappears in adult but active during the childhood is known as। आपको उस ग्लैंड का नाम बताना है जो कि चाइल्डहुड के दौरान तो प्रेजेंट रहती है, एक्टिव रहती है, लेकिन अडल्ट एज में डिसअपियर हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पैराथायरॉइड, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी थाइमस। इन चारों में से कौन सी ग्लैंड अडल्ट में डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज थाइमस ग्लैंड। याद रखिएगा, थाइमस ग्लैंड is active during childhood and disappears in adulthood। आइए थाइमस ग्लैंड के बारे में हम जान लें। थाइमस ग्लैंड is a lymphoid organ located into the mediastinal cavity which is the primary site for T lymphocyte differentiation। थाइमस ग्लैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले जो थाइमस ग्लैंड है ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। इसके बाद ये मीडियास्टाइनल कैविटी में पाई जाती है और ये टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन के लिए प्राइमरी साइट के रूप में जानी जाती है। इट वेट्स 15 to 35 grams at birth and continues to grow until puberty। थाइमस ग्लैंड का जन्म के समय, थाइमस ग्लैंड का वजन जन्म के समय लगभग 15 से 35 ग्राम के आसपास होता है और प्यूबर्टी के तक इसमें ग्रोथ देखी जाती है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी इट बिगिंस टू श्रिंक एंड द लिम्फॉइड टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रोटिक टिश्यू। प्यूबर्टी के बाद ये जो ग्लैंड है धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है, श्रिंक होने लगती है, सिकुड़ने लगती है और at the time near about adulthood it becomes fibrotic tissue only। Only about 5 grams of thymic tissue remains in adulthood। 15 से 35 ग्राम वजन वाली ग्लैंड अडल्टहुड आते आते सिर्फ 5 ग्राम की ग्लैंड के रूप में बच जाती है।
क्वेश्चन नंबर 20, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड एज। अगर किसी क्लाइंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है, तो आप इसे किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन ए डिस्पनिया, ऑप्शन बी डिस्पेजिया, ऑप्शन सी डिस्पेप्सिया, ऑप्शन डी डिस्फोनिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर क्लाइंट में डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग है तो ये कंडीशन डिस्पनिया के नाम से जानी जाती है। सांस लेने में दिक्कत होना डिस्पनिया कहलाता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए डिस्फेजिया क्या है, तो आप बताएंगे डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग। जब हम फूड सब्सटेंस को प्रॉपरली स्वेलो नहीं कर पाते, नीचे निगल नहीं पाते, तो इस प्रोसेस को, इस घटना को डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है। डिस्पेप्सिया शब्द का मतलब है डिफ़िकल्ट इन डाइजेशन। अगर किसी क्लाइंट को डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है तो ये कंडीशन डिस्पेप्सिया कहलाएगी। नेक्स्ट आता है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत, डिफ़िकल्टी डिस्फोनिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21, स्पाइरोनोलैक्टोन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में से आपको उस ड्रग को सेलेक्ट करना है जिसके साथ स्पाइरोनोलैक्टोन नहीं दिया जा सकता या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ऑप्शन ए एनालप्रिल, ऑप्शन बी एटिनोलॉल, ऑप्शन सी वीरपामिल, ऑप्शन डी क्लोरथियाजिड। इन चारों में से कौन सी मेडिसिन अगर पेशेंट को चल रही हो तो स्पाइरोनोलैक्टोन नहीं दिया जाता? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एनालप्रिल। याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट को एनालप्रिल दी जा रही है तो आप स्पाइरोनोलैक्टोन कभी नहीं देंगे। इसका क्या रीज़न है, आइए इसे जान लेते हैं। एक्सक्यूज मी। स्पाइरोनोलैक्टोन, जिसे मार्केट में एल्डेक्टोन के नाम से भी जानते हैं, अमंग अदर्स इज अ मेडिकेशन दैट इज primarily used to treat fluid buildup due to heart failure, liver scarring और kidney disease। स्पाइरोनोलैक्टोन, जो कि एल्डेक्टोन नाम से भी आता है, इस दवा का उपयोग हार्ट फेलियर, लीवर स्कैरिंग और किडनी डिजीज से सफरिंग पेशेंट में यदि एबनॉर्मल फ्लूइड बिल्डअप हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी किडनी या हार्ट पेशेंट में, लीवर पेशेंट में बॉडी में एबनॉर्मल रूप से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा हो तो इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए स्पाइरोनोलैक्टोन नामक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं एनालप्रिल की। एनालप्रिल ACE इनिबिटर है और इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक किडनी डिजीज और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ऐसी सभी मेडिसिन जिनके पीछे प्रिल लगे तो जान लीजिएगा ये ACE इनिबिटर्स हैं। अब इन दोनों मेडिसिन को एक साथ क्यों नहीं दिया जाता, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे। यूजिंग एनालप्रिल टुगेदर विथ स्पाइरोनोलैक्टोन may increase the level of potassium in your blood, especially if you are dehydrated or having kidney disease, diabetes, heart failure or older age। अगर आप किसी किडनी पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट, डिहाइड्रेटेड पेशेंट, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट या ओल्ड एज वाले पर्सन को एनालप्रिल और स्पाइरोनोलैक्टोन दोनों एक साथ दे देते हैं तो इस पेशेंट में पोटेशियम का लेवल
बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, हाइपरकैलेमिया पेशेंट को होने लगेगा। और हम सभी जानते हैं अगर क्लाइंट को हाइपरकैलेमिया हुआ तो उसमें मसल्स वीकनेस, कंफ्यूजन, नमनेस, टिंगलिंग और डिसरिथमियाज हो सकते हैं। पोटेशियम हार्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस है। अगर इसकी मात्रा तेजी से बढ़े या घटे तो हार्ट पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इफेक्ट डालती है। पेशेंट में सडनली डिसअरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इस सिचुएशन से स्पेशली बचाने के लिए हम कभी भी एनालप्रिल और स्पाइरोलैक्टोन दोनों मेडिसिन को पेशेंट को एक साथ नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, what group of clients should the nurse anticipate to have the highest incidence of non-Hodgkin's lymphoma? आपको नीचे बताए इन चारों ऑप्शंस में से उस एज ग्रुप को चुनना है जिसमें नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा डेवलप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ऑप्शन ए चिल्ड्रन, ऑप्शन बी ओल्डर अडल्ट्स, ऑप्शन सी यंग अडल्ट्स, ऑप्शन डी मिडिल एज्ड पर्सन्स। इन चारों में से किस एज ग्रुप को नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा डेवलप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं? The right answer is option number 2, ओल्डर अडल्ट्स को, ओल्डर अडल्ट एज ग्रुप को नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा डेवलप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। आइए इसके बारे में जान लें। द इंसिडेंस इंक्रीजेस विथ एज, द मीडियन एज व्हेन डायग्नोस्ड इज 67 ईयर्स ओल्ड। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है इसके होने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। मीडियन एज इस डिजीज़ के लिए अराउंड 67 ईयर्स मानी जाती हैं। लिम्फोमा is a form of cancer that affects the lymphocytes, a type of white blood cells that plays an important role in immune system. सिंपली कहा जाए तो WBC का कैंसर लिम्फोमा होता है। WBC में होने वाला कैंसर लिम्फोमा कहलाता है। हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा ये टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए इन दोनों के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। नॉन हॉजकिंस और हॉजकिंस लिम्फोमा, इन दोनों कैंसर्स में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला, जो हॉजकिंस लिम्फोमा होता है उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं पाई जाती। प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा गया है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स किस प्रकार के डिजीज़ में पाई जाती है, तो आपको बताना है हॉजकिंस लिम्फोमा। इसके अलावा जो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है ये मोर कॉमन होता है, यानी ये ज़्यादातर पाया जाता है, जबकि हॉजकिंस लिम्फोमा लेस कॉमन होता है। थर्ड पॉइंट आता है मीडियन एज फॉर डायग्नोसिस ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा इज 67। अगर हम मीडियन एज की बात करें तो 67 ईयर्स होती है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए, और यदि हॉजकिंस लिम्फोमा में बात की जाए तो ये होती है अराउंड 39 ईयर्स। हॉजकिंस लिम्फोमा 39 ईयर्स तक अपने को देखा जाता है। लास्ट पॉइंट इसमें जो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है वो अराइज इन लिम्फ नोड्स एनीवेयर इन बॉडी। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हमारे शरीर के किसी भी लिम्फ नोड में हो सकता है, जबकि हॉजकिंस लिम्फोमा की बात करें तो ये हमारी अपर बॉडी, नेक, चेस्ट और आर्मपिट वाले एरिया में मोस्टली देखा जाता है।
नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हमारे शरीर की किसी भी लिम्फ नोड में हो सकता है, लेकिन जो हॉजकिंस लिम्फोमा है वो जनरली अपर बॉडी जिसमें आप नेक, चेस्ट और आर्मपिट एरिया में पाए जाने वाली लिम्फ नोड में स्पेशली आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए, ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये क्लास, आज के ये क्वेश्चंस अच्छी लग रहे हों तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आपको इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे, और वीडियो पूरा देखने के बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें। Question number 23. Which of the following respiratory condition is always considered as medical emergency? इन चारों में से आपको उस कंडीशन को सेलेक्ट करना है जो हमेशा मेडिकल इमरजेंसी के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन डी लैरिंगोट्रेंकियो ब्रोंकाइटिस। Which condition always considered as a medical emergency? The right answer is option C, it is epiglottitis. अगर किसी क्लाइंट के एपिग्लॉटिस में इन्फ्लामेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तो ये कंडीशन एपिग्लोटाइटिस कहलाती है। एपिग्लॉटिस में इन्फ्लामेशन यदि आ जाए तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी रूट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और परमानेंटली रेस्पिरेशन सीजेशन तक हो सकता है। इसलिए एपिग्लोटाइटिस को हम हमेशा मेडिकल इमरजेंसी के रूप में मानते हैं। इसे आइडेंटिफाई होते ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24. If a narrow cuff is used for measuring the BP, then what will be the outcome? अगर किसी क्लाइंट में आपको बीपी लेना था और आपने इस पेशेंट को नैरो कफ यूज़ किया, इस पेशेंट पर नैरो कफ यूज़ किया, तो इससे रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, एकदम सही रीडिंग आएगी। ऑप्शन बी फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी और काफ़ी ज़्यादा हाई आएगी। या फिर ऑप्शन सी फॉल्सली लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, फॉल्स और लो रीडिंग आएगी। या फिर ऑप्शन डी बीपी कांट मेजर, ऐसा करके हम बीपी नहीं माप पाएंगे। नैरो कफ के इस्तेमाल से बीपी रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट को आप नैरो कफ पहनाकर बीपी लेंगे तो हमेशा रीडिंग गलत आएगी और काफ़ी ज़्यादा हाई आएगी। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग। Use a narrow cuff leads to falsely high reading. Use a large cuff will cause falsely low reading. अगर आपने बीपी कफ नैरो लिया तो गलत और हाई रीडिंग्स आएंगी, और यदि आपने बीपी कफ काफ़ी लार्ज ले लिया, छोटे बच्चे का बीपी मापना था, आपने अडल्ट का बीपी कफ लगाकर रीडिंग लेनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में जो बीपी की रीडिंग है वो वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो आएगी, फॉल्स आएगी। सो हमें किस साइज़ का कप इस्तेमाल करना है, इसको कैसे पता करेंगे, आइए इसे भी जान लेते हैं। Width of a cuff should be 40% of the circumference and length of the cuff 80% of the circumference.
जिस भी क्लाइंट का आपको बीपी लेना है उस पर्सन का जो अपर आर्म सरकमफ्रेंस है उस सरकमफ्रेंस का 40% साइज का विड्थ का कफ आपको इस्तेमाल करना है और इस हैंड सरकमफ्रेंस का 80% साइज तक की लेंथ वाला आपको कफ इस्तेमाल करना है। इससे कभी भी रीडिंग गलत नहीं आएगी। 40% टोटल सरकमफ्रेंस चौड़ाई में, 80% टोटल सरकमफ्रेंस का लंबाई में, इस साइज का कफ आपको इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिक बट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 25 years old client is scheduled for surgery in the morning. Which of the following is the primary responsibility of the nurse? किसी 24 साल की फीमेल का मॉर्निंग में ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है। इस क्लाइंट के लिए प्रायोरिटी या प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऑप्शन ए, टेकिंग द वाइटल साइंस। ऑप्शन बी, ऑब्टेन अ परमिट। ऑप्शन सी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। ऑप्शन डी, चेकिंग द लैब वर्क। इन चारों में से आपको प्रायोरिटी बताना है फॉर द नर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सर्जरी से पहले एक नर्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उसके वाइटल साइंस का असेसमेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। The primary responsibility of a nurse to take vital signs before surgery. The actions are responsibility of the doctor. Therefore, incorrect for this question. याद रखिएगा, वाइटल साइंस लेने के अलावा जो 3 ऑप्शंस बताए गए हैं ये सभी डॉक्टर या फिजिशियन या सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सेस की नहीं। जब भी क्लाइंट से कंसल्ट लेना होता है या क्लाइंट को प्रोसीजर समझाना होता है या फिर लैब वर्क चेक करना होता है तो ये सभी फीचर्स जो है डॉक्टर के हैं, ना कि नर्सेस के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 26, द नर्स इज वर्किंग इन emergency room when the client arrives with severe burn of the left arm, hands, face and neck area. Which action should receive priority? आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं और एक पेशेंट आता है जिसके लेफ्ट आर्म, हैंड, फेस और नेक एरिया में बर्न हुआ है। इस पेशेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, स्टार्टिंग एन आईवी। ऑप्शन बी, अप्लाइंग ऑक्सीजन। ऑप्शन सी, ऑब्टेनिंग ब्लड गैसेस। ऑप्शन डी, मेडिकेटिंग द क्लाइंट फॉर पेन। इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है विच इज अ प्रायोरिटी एक्शन फॉर दिस क्लाइंट। क्लाइंट इज हैविंग बर्न ऑन लेफ्ट आर्म, हैंड्स, फेस एंड नेक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस सिचुएशन में इस पेशेंट के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है ऑक्सीजन की। ऐसा क्यों है, आइए इसे भी जान लेते हैं। The client with burn to neck need airway assessment and supplemental oxygen, so applying oxygen is priority. क्वेश्चन में ये बताया गया था कि क्लाइंट को नेक एरिया में बर्न हुआ है, गर्दन के आसपास हिस्से में वो जला है, तो इस सिचुएशन में इस पेशेंट का एयरवे प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट प्रायोरिटी रहेगा। इसके साथ ही सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना इस क्लाइंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। नेक्स्ट एक्शन शुड बी स्टार्ट आईवी एंड मेडिकेट फॉर पेन, देन ब्लड गैस ऑर्डर बाय द डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 27, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है, इसे आपको बताना है। ऑप्शन ए, इंक्रीज इन प्लेटलेट, प्लेटलेट काउंट का बढ़ना। ऑप्शन बी, डिक्रीज इन प्लेटलेट, प्लेटलेट काउंट का घटना।
ऑप्शन सी इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ऑप्शन डी डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट, और पीनिया वर्ड एज अ सुफिक्स कहीं भी लग जाए, पीनिया शब्द किसी भी शब्द के पीछे अगर लग जाए तो इसका मतलब होता है डिक्रीज, डेफिशिएंसी। सो डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट काउंट का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाएगा। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट यदि आपसे पूछा जाए तो 1.5 से 4.5 के बीच होता है। Question number 28. Which of the following disease are related to the family of coronavirus? Which of the following diseases are related to the family of coronavirus? कौन सा डिजीज कोरोना वायरस फैमिली से संबंधित है? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी सार्स, ऑप्शन सी कोविड-19, ऑप्शन डी all of the above caused by the coronavirus. The right answer is option D. यहाँ पर MERS, SARS और कोविड-19 ये सभी कोरोना वायरस फैमिली से संबंधित डिजीजेज हैं। आइए इससे जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कोरोना वायरस जो है एक आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस की फैमिली का नाम है कोरोना विरिडी। कोरोना वायरस कोरोना विरिडी नामक फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी सब फैमिली है ऑर्थो कोरोना विरिडी। ऑर्थो कोरोना विरिडी। कोविड-19 एक पेंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब आप सभी जानते हैं, ऐसा डिजीज जो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका हो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोरोना वायरस पेंडेमिक 19 प्रेजेंटली गोइंग ऑन। अब इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। सो बी अवेयर ऑफ दिस। मास्क और सभी सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूलाज को आप भी यूज़ करें, लोगों को भी जागरूक करें। इट इज़ कॉज्ड बाय द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना 2 सार्स को 2। याद रखिएगा, इसे आप सार्स को 2 के नाम से भी जानते हैं। कोरोना का जो कोविड-19 का जो फर्स्ट केस है वो वुहान चाइना में दिसंबर 19 में आइडेंटिफाई हुआ था। चाइना के वुहान शहर में दिसंबर 19 को कोविड-19 का पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था। WHO has declared the outbreak public health emergency of international concern on 30 January 2020। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कब घोषित किया गया था? तो 30 जनवरी 2020 को, 30 जनवरी 2020 को। WHO declared COVID-19 as a worldwide outbreak disease or pandemic on 11 March 2020। 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना को, कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। इम्पॉर्टेंट है 11 मार्च 2020। कोविड-19 दिस ऑफिशियल नेम गिवन बाय WHO। कोविड-19 जो नाम दिया गया है इसमें फर्स्ट CO का मतलब है कोरोना,
VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज और 19 का मतलब है ये 2019 ईयर में मिला था। टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 29। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एंटी-डी शुड बी गिवन फॉलोइंग RH पॉजिटिव डिलीवरी विद इन। अगर किसी RH नेगेटिव मदर को RH पॉजिटिव बेबी होता है तो डिलीवरी के बाद कितने समय के अंदर अंदर हमें एंटी-डी देना जरूरी है? ऑप्शन ए 6 आवर्स में, ऑप्शन बी 24 आवर्स में, ऑप्शन सी 72 आवर्स में, ऑप्शन डी 7 डेज में। एंटी-डी कितने समय में दिया जाना आवश्यक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको एंटी-डी देना जरूरी है। एडमिनिस्टर 300 माइक्रोग्राम एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन बाय द IM रूट विद इन द 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद 72 घंटों के भीतर, डिलीवरी के बाद पहले 72 घंटों में इंट्रामस्कुलर रूट से 300 माइक्रोग्राम एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 12 मई को, ऑप्शन सी 2 जून को, ऑप्शन डी 1 मई को। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हर साल 12 मई यानी 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज इज सेलिब्रेटेड ऑन May 12 विच इज़ अ बर्थ डे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 12 मई के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे है और इसी दिन को हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।